साथियों नमस्कार। हम लोग अभी कुछ दार्शनिक के बारे में देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने सुकरात को देखा, हम लोगों ने अरिस्टोटल को देखा। इसके अनुसार हम लोग आगे भी देखते चलेंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं पाश्चात्य दर्शन के संदर्भ में देख रहे हैं, और वो जो पाश्चात्य दर्शन है उसमें कौन कौन दार्शनिकों ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, इसे हम लोग को जानना जरूरी है। तो हम लोग काफी छोटा छोटा क्लिप बनाएंगे और इसमें हम लोग एक एक दर्शन और एक एक दार्शनिक का अध्ययन अलग अलग तरीके से करेंगे। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं, पर थोड़ा सा हम लोग पाश्चात्य दर्शन का परिचय देख लें। तो पाश्चात्य दर्शन के परिचय के बारे में हम लोग बोले हैं तो पाश्चात्य दर्शन उस दर्शन को हम लोग बोलते हैं जो भारत के बाहर के दर्शन हैं, जिस दर्शनों में जैसे ग्रीस, यूनानी, ये सब दर्शन जो आते हैं वो सिर्फ पाश्चात्य दर्शन माने जाते हैं। पाश्चात्य दर्शन का जन्म मुख्य रूप से हम लोग ग्रीस को मानते हैं। ग्रीस दार्शनिकों ने जड़ जगत का विवेचन किया था, उसके पश्चात आत्मा का विश्लेषण किया, अंततः जड़ तथा आत्मा के समन्वय का प्रयास किया। ग्रीस दर्शन का महत्व इस बात से इंगित होता है कि इसके बिना पाश्चात्य दार्शनिक को या पाश्चात्य दर्शन को अपूर्ण ही कहा जा सकता है। सर्वप्रथम वास्तविक तौर पर जिस दार्शनिक ने दर्शन के विशिष्ट सिद्धांत तथा विचार प्रकट किए उनका नाम प्लेटो आता है। प्लेटो एक महान दार्शनिक थे, और जहां तक मैं आप जानते हैं, जैसे पिछले क्लास में भी प्लेटो क्लास में ले रहा था या सुकरात का ले रहा था, तो मैंने बताया था कि सुकरात के अच्छे शिष्यों में, विद्यार्थियों में प्लेटो एक थे, जिन्होंने सुकरात के बारे में बहुत सारी बातें बहुत सारी किताबों में उन्होंने रखा। और उन्होंने सुकरात, क्योंकि सुकरात कभी भी उन्होंने कभी लिखा नहीं किसी भी विषय बिंदु दर्शन के बारे में, तो उस सब को लिखने में सबसे ज्यादा भूमिका प्लेटो की रही, इसके बाद जेनसन की रही, हाँ तो जेनोफेन की रही। तो हम लोग आगे देखते हैं पाश्चात्य दर्शन के संदर्भ में। तो हम लोग इस दर्शन का जब अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम वास्तविक तौर पर हम लोग देखते हैं तो प्लेटो का नाम आता है। प्लेटो के पश्चात प्लेटो के जो शिष्य हैं अरस्तु, उनका नाम आता है। अगर कहा जाए तो इन्होंने दर्शन शास्त्र को आदर्शवाद से निकालकर व्यवहारिकता प्रदान की और इसमें सफल भी रहे। इसके बाद तर्क बुद्धिवाद, अनुभववाद, प्रत्ययवाद, अस्तित्ववाद जैसे सिद्धांतों के माध्यम से विभिन्न विभिन्न अलग अलग दार्शनिकों ने पाश्चात्य दर्शन को आगे बढ़ाया है। पाश्चात्य जगत में दर्शन को फिलोसफी के नाम से जानते हैं। फिलोसफी, जिसका हम लोग हिंदी में दर्शन बोलते हैं, अंग्रेजी में यानी कि आंग्ल भाषा में उसे फिलोसफी बोलते हैं। अगर इसकी बात करें तो पाश्चात्य शब्द जैसे जो फिलोसफी है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है। फिलोस, PHILOS, फिलोस, प्लस में सोफिया, सोफिया या सोफिया दोनों बोला जाता है, SOPIA और SOPHIA। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर फिलो जो सोफिया है या सोफिया है, दोनों में से कोई एक भी ऑप्शन आएगा तो उसमें आप जो है इसे सोफिया या सोफिया दोनों सही है। इसका मतलब होता है बुद्धि। इसका मतलब जो माना गया है पाश्चात्य दर्शन में, इसका अर्थ जो है बुद्धि माना गया है। इसलिए और फिलोस का मतलब होता है, फिलोस का मतलब माना गया है प्रेम, और सोफिया का मतलब बुद्धि। इसका शाब्दिक अर्थ माना जाता है बुद्धि प्रेम या बुद्धि का अनुराग, हिंदी के संदर्भ में समझे तो। इस प्रकार पाश्चात्य दर्शन का के जो दार्शनिकों का उद्देश्य प्रज्ञावान और बुद्धिमान व्यक्ति बनाना था। उनका मानना था कि जो व्यक्ति हो वो प्रज्ञावान हो, ज्ञानवान हो और बुद्धि वाला हो। पाश्चात्य दर्शन की प्रमुख विशेषताएं जो रही हैं उसमें ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है।
पाश्चात्य दर्शन ने ज्ञान पर अधिक बल दिया है, ज्ञान के विकास पर अधिक बल दिया है। उन्होंने इसको विजडम भी बोला है, लव ऑफ विजडम। फिलोस जो सोफिया का मतलब होता है, लव ऑफ विजडम भी इसको बोला गया है। तो इंग्लिश में हिंदी, और वो तो उनका यूनानी अपना ग्रीक शब्द है। भारतीय संदर्भ में दर्शन का उद्देश्य पाश्चात्य दर्शन के उद्देश्य से अलग माना गया है। भारत में फिलोसफी को दर्शन कहा जाता है। दर्शन शब्द जो भारत में हम लोग देखते हैं वो दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना या जिसके द्वारा देखा जाए। दर्शन विद्या के माध्यम से तत्वों का साक्षात्कार करने पर बल दिया जाता है। भारतीय दार्शनिकों का बल तत्व के साक्षात्कार के साथ ही तत्व की अनुभूति प्राप्त करने पर भी रहा है। हम भारत में जो रहा है, दार्शनिक जो रहे हैं, उन्होंने जो बल दिया है तत्वों पे, वो कहे हैं कि साक्षात्कार है और साथ में और साक्षात्कार के माध्यम से अनुभूति प्राप्त हो तो उसे हमारे यहाँ दर्शन के रूप में देखा जाता है। इसलिए भारतीय दार्शनिक कभी कभी एक तपस्वी, खोजी या साधक के रूप में भी दिखाई देता है, जबकि पाश्चात्य दर्शन को भाषा सुधार तथा प्रत्ययों का स्पष्टीकरण कहा जाता है, क्योंकि उनका मतलब केवल ज्ञान से है। हमारे यहाँ इसका मतलब साधक, साधना, तपस्या और अध्यात्म से है। हम लोग जब दर्शन के अंग देखते हैं तो दो अंग मुख्यतः मिलते हैं हमें। एक मिलते हैं ज्ञान मीमांसा, दूसरा मिलता है तत्व मीमांसा। समसामयिक दार्शनिकों के अनुसार हम लोग जब देखते हैं तो दर्शन को सामान्यतः ज्ञान मीमांसा के अर्थ में लिया जाता है तथा मेटाफिजिक्स को तत्व मीमांसा के रूप में जाना जाता है। ज्ञान मीमांसा को हम लोग एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं और जो तत्व मीमांसा को हम लोग मेटाफिजिक्स बोलते हैं। अब बात यह है कि प्रत्यय को भाषा के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास दर्शन में हमेशा किया जाता रहा है। प्रत्ययात्मक सुधार का अर्थ जो है वो प्रायः लगाया जाता है कि दर्शन भाषा को स्पष्ट करे। दर्शन क्या करे? भाषा को स्पष्ट करे, विचारों को पारस्परिक एकता को स्पष्ट करे। विचारों की पारस्परिक एकता को बचाए रखने के लिए भाषा की अस्पष्टता निर्विवाद मानी जाती है। तत्व मीमांसा का लक्ष्य परम सत्ता की खोज करना तथा उसके संबंध में ज्ञान उत्पन्न करना है। तो हम लोग इस संदर्भ में इसको मानते हैं। ज्ञान की प्रकृति वस्तुनिष्ठ या वैज्ञानिक होनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान के लिए विधि, तर्क तथा प्रयोग जैसे तत्वों का प्रयोग किया जाता है। यहां पर खास पहलू यह भी है कि वैज्ञानिक ज्ञान के साथ ही दार्शनिक के मत तथा अनुभव भी इसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, जो कि कई बार ज्ञान भाषा के माध्यम से नियमों की स्थापना की जाती है, किंतु विज्ञान में नियम निर्माण में विचार विनिमय करते समय वैज्ञानिक भाषा पर विचार नहीं करते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं और थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग कुछ जो इसके सिद्धांत हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए हमें प्लेटो, अरस्तु और बहुत सारे दार्शनिकों, लॉक, ये सब का हमको, अरिस्टोटल, सबका अध्ययन हमें करने चाहिए। तो अगर हम लोग प्लेटो को देखते हैं तो प्लेटो ग्रीस के एक ऐसे महान दार्शनिक है जिसको लोग ग्रीक भी बोलते हैं, जिनके विचारों की झलक उनके बाद आए लगभग सभी दार्शनिकों के विचारों में देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि प्लेटो एक महान दार्शनिक थे और माना क्या जाता है वो है भी, बहुत सारे जो है दर्शन किताबें मिलती हैं और ये सुकरात के अच्छे अनुयायियों में से, अच्छे फॉलोअर्स में से, अच्छे शिष्यों में से एक थे। जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया तो प्लेटो को प्रजातंत्र शासन प्रणाली में से विश्वास उठ गया। उसे लगा कि डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, इसीलिए एथेंस ने जो कार्य किया, जो उन्होंने जहर दे करके सुकरात को मारा, मृत्युदंड जो दिया गया वो ठीक नहीं था,
क्योंकि इनके गुरु भी थे और इन्होंने सुकरात के बारे में बहुत सारे अध्ययन भी किए थे। प्लेटो ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की थी, जिनमें एपोलॉजी, क्राइटो, प्रोटेगोरस, रिपब्लिक, ये सब शामिल है। ऐसे बहुत सारे हैं, उनके लगभग 30-35 हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे। लगभग 10-12 की बात हम लोग लिस्टेड करेंगे ही क्या क्या था, जिसमें मुख्य रूप से अगर बात करें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज्यादा प्रश्न एपोलॉजी, क्राइटो, प्रोटेगोरस और रिपब्लिक आदि से मिलते हैं। प्लेटो को पूर्ण ग्रीक की उपाधि दी गई है क्योंकि उनके कार्यकाल में ग्रीक दर्शन अपने चरम पर पहुंचा था। प्लेटो को ग्रीक दर्शन के लिए ग्रीक भाषा के रूप में भी इन्हें एक महान दार्शनिक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इतनी किताबें, इतनी चीजें इन्होंने शोध और लेख लिखे जो ग्रीक भाषा को एक पूरे विश्व में या कहें कि समस्त जगत में एक नई पहचान मिली और नई पहुंच मिली। आज भी हम लोग जो कुछ अध्ययन करते हैं तो देखते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी शब्द की खोज के बारे में, शब्द का क्या अर्थ है, तो आप कहते हैं कि ग्रीक भाषा में इसे इस शब्द से जाना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे शोध ग्रीक से हुए हैं, जिसको ग्रीस भी बोला जाता है। प्लेटो के दर्शन पर पूर्व ग्रीक दार्शनिकों का क्या प्रभाव रहा है, उस पर थोड़ा हम लोगों को देख लेना चाहिए। जो पहले के जो ग्रीक दार्शनिक रहे हैं उनका प्रभाव प्लेटो के दर्शन पर क्या पड़ा। प्लेटो के दर्शन पर उससे पहले के ग्रीक दार्शनिकों का प्रभाव प्रायः हम लोग देखते हैं कि सभी में दिखता है। इन दार्शनिकों में पार्मेनाइडिस, सुकरात, पाइथागोरस और हेराक्लाइटस, मुख्य रूप से इन 4 दार्शनिकों का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखता है। पार्मेनाइड्स, सुकरात, पाइथागोरस और हेराक्लाइटस, ये ध्यान रखने हैं। पार्मेनाइड, सुकरात, पाइथागोरस और हेराक्लाइटस, ये 4 प्रमुख हैं जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव प्लेटो के दर्शन पर देखने को मिलता है। पार्मेनाइडिस ने आनुभाविक ज्ञान का खंडन करते हुए बुद्धिवाद का समर्थन किया था। पार्मेनाइडिस की बात करते हैं तो एम्पिरिकल नॉलेज या अनुभवी ज्ञान का उन्होंने खंडन किया था और कहा था कि बुद्धिवाद, रेशनलिज्म ठीक है सोसाइटी के लिए, और माना था कि परिवर्तन और अनित्यता टेम्पोरली से युक्त अनुभव जगत सत्य नहीं है, रियल नहीं है। वास्तविक सत्ता तो मात्र एक नित्य, शाश्वत और अपरिवर्तनीय सत्ता ही है। इनका मानना था कि अनुभव जगत ऐसा कुछ है नहीं। अगर हम लोग रियल में बात करें तो बुद्धिवाद ही ठीक है, और यह जो है अस्थाई है, ये शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन संभव नहीं है बुद्धिवाद में, ऐसा इन्होंने माना था। प्लेटो ने बुद्धिवाद के आधार पर उन्होंने अंतिम सत्ता और प्रत्यय यानी कि एक आइडिया को नित्य कहा। इन्होंने भी कहा है कि यह रियल है, यह अस्थाई है, यह सतत है। हालांकि इसके अलावा इस समस्या के कारण प्लेटो ने विभिन्न प्रत्ययों का एक सोपानिक क्रम व्यवस्थित कर दिया था कि किस आधार पर यह वास्तविक है, सत्य है, और इसके लिए उन्होंने पार्मेनाइडिस के वस्तुवाद पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था। पार्मेनाइडिस के वस्तुवाद के बारे में हम लोग बात करें तो जो पार्मेनाइडिस ने अपनाया, इसके अनुसार ज्ञान के विषय की वास्तविक सत्ता होती है। इनका मानना है कि ज्ञान का विषय की वास्तविक सत्ता है। प्लेटो ने इस सिद्धांत का विकास करके संवादिता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कोरेस्पोंडेंस का निर्माण किया, जिसके अनुसार वास्तविक ज्ञान वह है जिसके अनुरूप वास्तविक
सत्ता भी विद्यमान हो। इनका मानना था कि वास्तविक ज्ञान से वास्तविक सत्ता का भी विद्यमान होना चाहिए। वस्तु का महत्व ज्यादा है, इसके लिए इसके प्रयोग और इसकी प्रधानता महत्वपूर्ण है। हम लोग अगर प्लेटो के बारे में मुख्य रूप से देखें तो प्लेटो का एक सिद्धांत है प्रत्यय सिद्धांत, जो हम लोगों ने भी बात किया। प्रत्यय सिद्धांत तो रियल पर आधारित है, जो सामने दिख रहा हो, जो रियलिज्म पर आधारित है। प्लेटो का एक्चुअली हम लोग सुकरात की बात करें तो पूरी तरह आदर्शवादी थे, लेकिन जब क्योंकि प्लेटो पे बहुत सारे दार्शनिकों का प्रभाव था, इसलिए सभी दर्शनों का प्रभाव इनके दर्शन में देखने के लिए मिलता है। इसलिए अगर हम लोग प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत की बात करें तो ये कहते हैं कि आइडियाज होने चाहिए, और जो आइडियाज जो आया है, जिसको हम लोग आइडियलिज्म बोलते हैं, यह सुकरात की देन है। तो प्लेटो के प्रत्ययवाद यानी कि आइडियलिज्म पर सुकरात का भी गहरा प्रभाव पड़ा है। सुकरात ने सोफिस्टों के आत्मनिष्ठतामूलक प्रत्यक्षवाद यानी कि सब्जेक्टिविस्ट परसेप्शनिज्म के विरुद्ध बुद्धिवाद यानी कि रेशनलिज्म का समर्थन किया था। ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा में वस्तुनिष्ठता को स्थापित किया था, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी और इथिक्स में उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी को स्थापित किया था। प्लेटो ने बुद्धिवाद और ज्ञान की वस्तुनिष्ठता को स्वीकार किया है, क्योंकि इनका प्रभाव हम लोगों ने देखा कि सुकरात पे भी, सुकरात का भी प्रभाव इनके दर्शन में है। इनके दर्शन में प्रभाव जो है पोर्मेनाइडिज का भी है। तो हम लोग जब इसको देखते हैं तो कुछ और चीजें देखने के लिए इसमें मिलती हैं, और वो चीजें जिसमें देखने के लिए मिलती हैं उसमें अन्य दार्शनिकों का भी प्रभाव हम लोग यहां पे देखते हैं। उसमें इनके दर्शन पर प्रभाव पाइथागोरस का भी हम लोगों ने कहा था कि पाइथागोरस का भी प्रभाव इन पे पड़ा है। तो हम लोग थोड़ा जान लें कि पाइथागोरस का आधार क्या था। पाइथागोरस ने जगत की व्याख्या संख्याओं के माध्यम से की थी। पाइथागोरस जो थे वो जगत कहते हैं कि संख्याओं से के माध्यम से जगत का निर्माण है। प्लेटो ने भी प्रत्ययों की विशेषताएं बताते हुए प्रत्ययों को संख्याएं कहा है, क्योंकि इन संख्याओं का महत्व इन्होंने देखा कि पाइथागोरस ने दिया है, इसलिए इन्होंने पाइथागोरस के सिद्धांत को भी रियलिज्म के यानी कि आइडियलिज्म के आधार पर मर्ज किया है। इस रूप में सांख्यवाद थ्योरी ऑफ नंबर्स जो पाइथागोरस का दिया हुआ था, इसका प्रभाव भी प्लेटो पर प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। सीमित प्रभाव, एक प्रभाव है सीमित प्रभाव। ये हेराक्लाइटस का दिया हुआ है, जिसकी हम लोगों ने बात किया था कि इन पे 4 लोगों का मुख्यतः प्रभाव है। उसमें एक हेराक्लाइटस भी थे। उसने अनियतितता या परिवर्तनीयता को सत्य माना था। उसने कहा था कि कोई चीज जो है वो अस्थायी नहीं है, हर कुछ टेम्पररी है, हर कुछ परिवर्तनीय है। प्लेटो ने परमेनाइडिस से प्रभावित होने के बावजूद परिवर्तनीय जगत को पूर्णतः असत्य यानी कि अनरियल नहीं माना। इस सभी प्रभावों के बावजूद प्लेटो का दर्शन मौलिक है। उसने पहले से चले आ रहे सिद्धांतों का समन्वय कर करके, जो चारों दार्शनिक इनके मुख्य रूप से जिनका प्रभाव इन पे दिखता है, उन सभी के सिद्धांतों का समन्वय करके आगे के पश्चिमी दर्शन को ठोस आधार प्लेटो ने प्रदान किया है। तो प्लेटो का मुख्य रूप से जो सिद्धांत है उसकी हम लोग बात करें तो याद रखना है कि प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। हाँ, लेकिन इनके आइडियलिज्म का थ्योरी क्योंकि वो सुकरात से प्रभावित था, इसके बाद पाइथागोरस के बुद्धिवाद से प्रभावित था, इसके बाद हेराक्लाइटस के अनित्यतावाद यानी कि टेम्पोरलिटी, चेंजेबिलिटी
परिवर्तनशीलता, ये सभी का प्रभाव इन पे पड़ता है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए दर्शन दार्शनिक के साथ। नमस्कार।